हेलो बच्चों, तो हम लोग DBP 10 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो ये तो IUPAC नेमिंग है। इस कंपाउंड ए को अगर देखें तो इसमें हमें इस तरह से नंबरिंग करनी चाहिए 1 2 4, क्योंकि लोवेस्ट सेट हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये तो देखो गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 क्लोरो। हमें नंबर 1 इसी को देना पड़ेगा, तभी लोवेस्ट सेट बनेगा। ठीक है, ऐसे इसमें किसको नंबर 1 देना पड़ेगा? इसमें इसको नंबर 1 देना पड़ेगा। लोवेस्ट सेट ही फॉलो करना है इसमें भी। और अगर ऐसा है तो यहाँ तो 4 मिथाइल लिखा हुआ है, यहाँ तो 1 मिथाइल, ये भी गलत है। क्या आपको लोवेस्ट सेट रूल पता है ना? लोवेस्ट सेट अगर नहीं पता है तो कॉपी में जाके देखेंगे जल्दी से। सी में देखो, सी में क्या है 1 से यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लोवेस्ट सेट फॉलो करना है। तो 1 1 बनेगा और इधर से क्या बनेगा, ये 3 बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी लोवेस्ट सेट बनाने के लिए। यहाँ लिखा है 1 3 4 ट्राई मिथाइल, तो 1 3 4 नहीं, क्या है 1 2 4 है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। द कंपाउंड विच इज़ नॉट आइसोमरिक विद डाई इथाइल ईथर इज। डाई इथाइल ईथर क्या होता है? डाई इथाइल ईथर होता है ये कंपाउंड बच्चों, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल और बीच में ऑक्सीजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H10O। ठीक है, अब अगर आइसोमर होना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तो ए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या होगा? ए फॉर्मूला क्या है? N प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, यानी ये बनने वाला है CH3 CH2 CH2O CH3। ये हो गया N प्रोपाइल और ये हो गया मिथाइल और ईथर है। ठीक है, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम है? बिल्कुल सेम है। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा ये, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल सेम है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल है, प्रोपेन ये हो गया, सॉरी मैंने ज़्यादा बना दिया। प्रोपेन क्या हो जाएगा? प्रोपेन ये हो जाएगा। 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल हो गया, और 2 ऑल है तो ये हो गया। क्या इन दोनों का फॉर्मूला सेम है? हाँ सेम है। ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा भाई, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ही चेंज हो गया ना। देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ही चेंज हो गया, ब्यूटेनॉन ये है बच्चों। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इसके फॉर्मूले के बराबर नहीं आने वाला है, अब चेक कर लेंगे। जब भी ड्यू चेंज हो जाएगी ना, अगर ड्यू चेंज हो गई, ड्यू अगर चेंज हो जाएगी तो भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होना है तो ड्यू भी क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। बच्चों वाली बात है। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। हम इसका कंपाउंड का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, इस कंपाउंड में टोलुइन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। कई लोगों को ऐसी कंपाउंड टोलुइन की याद दिला देते हैं और टोलुइन मान के आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान देना है कि बीच में सर्किल है कि नहीं है, तो बीच में सर्किल नहीं है, बीच में सर्किल नहीं है। ठीक है, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ? हमें एक सिंगल ब्रोमीन लगाना है। द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म, यानी कायरल सेंटर वगैरह की चिंता हमें नहीं करनी है। तो बोलो कहाँ कहाँ पॉसिबल है भाई, कहाँ कहाँ पॉसिबल है? कलर चेंज कर लें। देखो एक तो यहाँ पॉसिबल है, एक यहाँ पॉसिबल है, एक यहाँ पॉसिबल है, एक यहाँ पॉसिबल है, एक यहाँ पॉसिबल है। कितने पॉसिबल हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। Give a simple test to differentiate cyclohexane and cyclohexene। साइक्लोहेक्सेन बच्चों ये होता है और साइक्लोहेक्सीन ये होता है। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि इसके साथ कुछ रिएक्शन करे तो उसके साथ रिएक्शन ना करे। अब Br2H2 बोलो, क्या Br2H2 इसके साथ रिएक्शन करेगा? तो Br2H2 इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। Br2H2 इसके साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या करेगा जानते हो? क्या करेगा? एक जगह लगाएगा Br और एक जगह लगाएगा OH। ठीक है, ठीक है, और एक कंपाउंड नहीं मिलेगा, 2 मिलेंगे, प्लस इसका मिरर इमेज भी मिलेगा। हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलना है रेसमिक मिक्सचर। और रिएक्शन हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा? कि ब्रोमीन का कलर बच्चों वॉयलेट होता है, तो जब रिएक्शन हो जाएगी तो वॉयलेट कलर या ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? वॉयलेट मैंने गलत बोल दिया, रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? गायब होने लगेगा। ठीक है, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे
तो ब्राउन कलर डिसअपियर होने लगेगा। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होनी ही नहीं है, तो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन के साथ इसका कलर गायब होने लगेगा। ठीक है। बेयर्स रिएजेंट बच्चों क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, याद है, एल्कलाइन भी होता है। और ये क्या करता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है एल्कीन में। तो अगर एल्कीन होगा तो OH आएगा, लेकिन एल्केन के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो ये भी रिएक्शन दे देगा। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर बच्चों पिंक होता है। तो जब ये रिएक्शन करता है ना, तो पिंक कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। टॉलरेंस रिएजेंट बच्चों ना इसके साथ रिएक्शन करेगा ना इसके साथ रिएक्शन करेगा। टॉलरेंस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये दो एक कंपाउंड है जिसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ A मानी गई है, ये वाली बॉन्ड लेंथ B मानी गई है, और हमें बॉन्ड लेंथ दोनों की कंपेयर करनी है। ये जो B वाला लोकेशन है बच्चों, B वाली लोकेशन में अगर आप देखें तो क्या होने वाला है? B वाली लोकेशन में हाइपर कंजुगेशन होने वाला है। ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा। और हाइपर कंजुगेशन की वजह से B में क्या आएगा? B में आएगा बच्चों डबल बॉन्ड नेचर। और A में देखो क्या है, तो A के तो इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, उधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ तो प्रॉपर रेजोनेंस चलने वाला है। यहाँ तो प्रॉपर रेजोनेंस चलने वाला है। और अगर रेजोनेंस चलेगा तो ए में भी क्या आने वाला है? पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आने वाला है। ए में पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर किसकी वजह से आने वाला है? रेजोनेंस की वजह से। बी में किसकी वजह से आने वाला है? हाइपर कंजुगेशन की वजह से। ज़्यादा इफेक्टिव कौन है बच्चों? रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से जो डबल बॉन्ड नेचर आ रहा होगा वो ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नेचर ज़्यादा है, और डबल बॉन्ड नेचर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यानी ए की बॉन्ड लेंथ कम होगी और बी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो पहले ये कंपाउंड मिला है, फिर इसका फर्दर करा रहे हैं तो ये मिला है, फिर इसका फर्दर करा रहे हैं तो ये मिला है। एक्चुअली आपको अगर पता हो कि जब भी हम बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमें ये भी बीच में आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, ये भी बीच में आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट यही मिलता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट यही मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ जाना से ज़्यादा आसान है यहाँ से यहाँ जाना, और यहाँ से यहाँ जाने से ज़्यादा आसान है यहाँ से यहाँ जाना। तभी तो रिएक्शन हमें नहीं, तभी तो हमें ये नहीं आइसोलेट कर पा रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ जाना टफ होता तो हमें ये मिल जाता। अगर यहाँ से यहाँ जाना टफ होता तो हमें ये मिल जाता। तो अगर हम रिलेटिव बात करें तो रिएक्शन आगे जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही ज़्यादा आसान होती जा रही है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब भी हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ना ये मिलता है ना ये मिलता है, सीधे यही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन आसान होती जा रही है, और रिएक्शन आसान होती जा रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती जा रही है? एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जा रही है। यानी यहाँ की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ की, और फिर यहाँ की, यानी E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो ए फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट? अब ये कार्बोकेटायन है, क्या बोलो इसमें ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा? अगर ये इधर जाएगा तो कार्बोकेटायन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा तो उसके पास कितने अल्फाज हो जाएंगे? 3 2 5 2 7 हो जाएंगे। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये तो जाएगा, ये तो हाइड्राइड शिफ्ट बिल्कुल जाएगा। क्या ये जाएगा बच्चों? ये हाइड्राइड शिफ्ट नहीं जाएगा, ये तो मिथाइल शिफ्ट जाएगा। इसके पास तो यहाँ पर H है ही नहीं, मिथाइल है तो मिथाइल शिफ्ट जाएगा। ये जाएगा क्या? नहीं। देखो इसके पास कितने अल्फाज हैं? इसके पास अभी 5 अल्फाज हैं, और अगर यहाँ से हमने हाइड्राइड शिफ्ट करा भी दिया तो भी कितने अल्फाज मिलेंगे? 5 ही मिलेंगे। स्टेबिलिटी जब तक नहीं बढ़ती बच्चों, रीअरेंजमेंट होता है क्या? नहीं होता है। तो ये भी रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा। ये क्या करेगा बोलो? ये तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये जाएगा क्या? नहीं। ये तो किस में जाएगा? ये तो रिंग एक्सपेंशन में जाएगा। ये तो किस में जाएगा? रिंग एक्सपेंशन में जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पूरी तरह से एसिड बेस में आप लोगों को ये समझाया गया था कि भाई सल्फोनिक एसिड्स नंबर 1 पर आते हैं, है ना। उसके बाद कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, तो इन चारों में ये नंबर 1 हो जाएगा। तो उसके बाद फिनोल का नंबर आ जाएगा। एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनोल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की सुविधा मिलती है, तो ये नंबर 2 पर आ जाएगा। और ये एक सिंपल एल्कोहल है, ये एक सिंपल अमाइन है। इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? जब ये H निकालेगा तो ऊपर माइनस आएगा, ये H निकालेगा तो N पर माइनस आएगा। माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल किस पर है? O पर। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CABD। CABD ये रहा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? कौन है मेजर प्रोडक्ट? तो HCl आ रहा है ना, तो HCl आ रहा है, बोलो किस पे जाएगा? इसके लोन पेयर पर जाएगा या इसके लोन पेयर जाएगा? बस यही क्वेश्चन है। तो ये लोन पेयर तो बच्चों डीलोकलाइज्ड है,
और ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है या इसके पास ज़्यादा है, इस वाले के पास ज़्यादा है ना, ये तो कहीं नहीं जा रहा है बल्कि ये तो घूमने जा रहा है। तो इस वाले n को हम H+ दे देंगे और इस वाले n को H+ दे देंगे तो क्या मिलेगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10। ये हमारी एक एल्काइन है और ये सोडियम अमोनिया है। बोलो ये कौन सी रिएक्शन है, बोलो बोलो कौन सी रिएक्शन है ये है बच्चों बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन में क्या होता था, मैकेनिज्म वगैरह आपको सब बताई गई है, यहाँ मैं जो नहीं बताने वाला हूँ। रिवीजन चल रहा है भाई, है ना, बाकी आपको भी कॉपी तो पलटनी पड़ेगी। तो बर्च रिडक्शन में क्या होता था, बर्च रिडक्शन में एल्काइन से हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था ट्रांस एल्कीन मिलता था। क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांस एल्कीन कब मिलेगा, जब हमारी जो एल्काइन है वो कैसी है, इंटरनल एल्काइन होनी चाहिए, इंटरनल। अगर टर्मिनल एल्काइन होगी तो बोलो क्या होगा, टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन नहीं होगा, टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन नहीं होगा। टर्मिनल एल्काइन से तो H निकाल लिया जाएगा बस। अगर इसका हम बर्च रिडक्शन कराने लगे तो सोडियम है ना, और ये क्या है, एसिडिक H है, तो बस ये वाला काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, बस ये हो पाएगा, समझे। तो जो बर्च रिडक्शन है कि एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, वो किसके लिए है, वो है इंटरनल एल्काइन के लिए। टर्मिनल एल्काइन के लिए याद करेंगे। तो जब भी बर्च रिडक्शन आएगा और इधर एल्काइन है तो एक बार चेक जरूर करना कहीं वो टर्मिनल एल्काइन तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द गिवन चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। क्लोरीनेशन में बच्चों एक स्टेप आता है। पहले स्टेप में तो क्या होता था उसमें याद है, पहले स्टेप में Cl2 ब्रेक होता था, Cl मिल जाता था, और फिर Cl क्या करता था, Cl जाता है इसके H को निकालने, तो ये मिल जाएगा, है ना, ये इंटरमीडिएट मिल गया, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी 103 लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी 104 लिखा हुआ है। तो बोलो किधर के बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, इधर के बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। इधर की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इधर की बॉन्ड एनर्जी कम है, तो इधर के बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, इधर के बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इधर के बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। कौन सा ग्राफ सही है, क्या ए ग्राफ सही है बच्चों। तो देखो ऐसे ग्राफ में अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स थोड़ी सी बच्चों याद हो, तो ग्राफ जब हम ऐसे बनाते थे ना, तो ये वाला पॉइंट क्या बताता था, ये वाला पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट बताता था। और फिर यहाँ कहीं जो आता था फिर ऐसे होता था, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता था, ये वाला पॉइंट इंटरमीडिएट कहलाता था, याद है। प्रेडिक्शन आगे जाएगी, ये फाइनली हमारा क्या कहलाता था, प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड स्टेप का, ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेप फर्स्ट स्टेप का, ठीक है। अब ये बोलो क्या है, ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट है, नहीं, ये तो क्या है, ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो इंटरमीडिएट है ना, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। एक ग्राफ में अगर देखो तो ये कह रहा है ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, भाई हाईएस्ट पॉइंट पर तो ट्रांजिशन स्टेट आता है, जबकि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो क्या है, वो तो इंटरमीडिएट है। तो ये ग्राफ सही नहीं है। बी ग्राफ देखो, बी ग्राफ में क्या है, ये रहे हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है, और ये रहा हमारा इंटरमीडिएट। देखो इसने नीचे की तरफ बनाया है, और ये हम क्या रहा हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट में ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, जो होना भी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन देख लो ज़रा, सी ऑप्शन में क्या दिक्कत है, सी ऑप्शन में देखो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बता दी है इसके रिस्पेक्ट में, जबकि हमने देखा बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी तो इसकी ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी बच्चों ज़्यादा होती है वो नीचे होता है ना, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम होती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो ऊपर रहना चाहिए। ये नीचे होना चाहिए था और ये ऊपर होना चाहिए था, जो हमें इस ग्राफ में दिख रहा है। जो ज़्यादा स्टेबल है वो नीचे रहेगा, जो कम स्टेबल है वो ऊपर रहेगा। इसी वजह से ये वाला ग्राफ भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन एल्कीन्स बिकॉज। तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन याद है, या खराश इफेक्ट जिसे बुलाते थे, वो हमेशा किसके साथ होता था, HBr और peroxide की प्रेजेंस में होता था। HCl इस रिएक्शन को नहीं देता है, HI भी इस रिएक्शन को नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि दोनों में ही एक स्टेप कैसा हो जाता है, एंडोथर्मिक। कैसा हो जाता है, एंडोथर्मिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोथर्मिक हो जाता है मतलब उस स्टेप को होने के लिए एनर्जी क्या हो रही होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। HBr में ऐसा नहीं होता है, लेकिन HCl में ऐसा हो जाता है। HCl में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो टूटने से ही फ्री रेडिकल में मना कर देता है। और HI में क्या होता है, दोबारा जो सेकंड वाला स्टेप होता है वो एंडोथर्मिक हो जाता है, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो अगर peroxide हो
पेरोक्साइड हो तो सिर्फ HBr के ही केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, HCl और HI में नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये मत कहना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ क्या होता है। कॉपी पढ़ें बच्चों, कॉपी कॉपी पढ़ें, टाइम भी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ई ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन बनाना है भाई, ब्यूट टू इन बनाना है और ई बनाना है। ठीक है, ई का मतलब याद है, ई का मतलब जो प्रायोरिटी है हाई प्रायोरिटी वो अलग अलग साइड होगी। ई का मतलब याद है, हाई प्रायोरिटी अलग अलग साइड होगी। इधर की प्रायोरिटी ये वन हो जाएगी, इधर की प्रायोरिटी ये वन हो जाएगी, अपोज साइड है तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। मतलब ये क्या बना है, मतलब ये ट्रांस बना है। उसका हम क्या करा रहे हैं बच्चों, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, इसका हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। तो क्या आपको रूल याद है? अब यहाँ पर रूल नहीं याद होगा तो कैसे करोगे? अगर एक साल में रूल भी नहीं याद हुआ बच्चों तो अब याद कर लो, रिक्वेस्ट है मेरी। क्या रूल था बोलो? ट्रांस, और इसका एडिशन कैसा होता था? एंटी। ट्रांस प्लस एंटी क्या बनता है? मेसो बनता है। ठीक है, कौन सा इसमें मेसो आप पहचान पाएंगे? देखो ये आर आर है, ये एस एस है। बच्चों आर आर तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना, मेसो बनने वाला है भाई। तो अगर मैं बनाना चाहूँ प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। ये बना दिया मैंने, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर एक एक ब्रोमीन लगने हैं, है ना। और प्रोडक्ट क्या बनाना है? मेसो। मेसो बनाने का मतलब क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा दो। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिख रहा है ना, ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये बना दिया मैंने। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा? देखो जब ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर एक आर हो तो दूसरा कैसा हो जाए? एस। आर वाला अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा पीपीएल को, तो एस वाला कैसा घुमा रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक दूसरे के रोटेशन को कर देंगे कैंसिल। अगर ऊपर वाला भी आर हो गया बच्चों, नीचे वाला भी आर हो गया, तो दोनों सेम ही सब में घुमा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप तो सेम है, ग्रुप सारे सेम है। देख लो इससे जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं और इससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो पीपीएल का रोटेशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। और एसएसबी के साथ भी वही प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ही घुमा रहा है वैसे ही घुमा रहा है। तो अगर मैसो होना है तो मैसो कब होगा? जब एक आर होगा तो दूसरा एस टाइप का हो जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन करा रहे हैं। देखो फिर से हेलोजिनेशन ही है ना। और इसमें बोलो क्या होगा? इसमें होगा IBr है तो जैसे Br2 में होता था बिल्कुल वही काम। क्या होगा पहले बोलो, पहले क्या होगा? तो इस IBr को आप क्या मानोगे? IBr को आप मानोगे I प्लस Br माइनस। तो पहले कौन अटैक करेगा? I प्लस अटैक करेगा। या याद है इसमें क्या होता था? इसमें एक पहले साइकिल बनती थी बच्चों 3 मेंबर की, I प्लस अटैक करेगा और मान लो ये इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? अब Br माइनस अटैक करता है। Br माइनस बोलो कहाँ अटैक करता है? Br माइनस वहाँ अटैक करता है जहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। प्लस चार्ज यहाँ ज़्यादा स्टेबल है या यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है? तो प्लस चार्ज बच्चों यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला बॉन्ड कैसा रहेगा? वीक रहेगा। तो Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये वाला ग्रुप बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, तो Br माइनस कहाँ से अटैक करेगा? अंदर की तरफ से। और अगर ऐसा हुआ तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आयोडीन जो है वो इस वाले बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा कि ये मान लो बाहर है तो ब्रोमीन कहाँ है? अंदर है। और ब्रोमीन अंदर है तो आयोडीन किधर आ रहा होगा? आयोडीन किधर आ रहा होगा? बाहर की तरफ आ रहा होगा। ब्रोमीन अंदर है तो आयोडीन किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, एंटी एडिशन होगा। ब्रोमीन अंदर तो आयोडीन बाहर। लेकिन इसका उल्टा भी पॉसिबल है बच्चों, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। ब्रोमीन बाहर की तरफ आ रहा होगा तो मिथाइल अंदर की तरफ जा रहा होगा और आयोडीन भी अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, दोनों एंटी साइड में होने चाहिए। तो पहली बात तो ब्रोमीन की लोकेशन से हम पता कर लेंगे। ब्रोमीन मिथाइल पर अटैक करने वाला था, यहाँ तो आयोडीन जुड़ा हुआ है तो ये गलत है। यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, सही है। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन क्या सेम साइड से जुड़ने वाले हैं? नहीं, अपोजिट साइड से जुड़ने वाले हैं, तो डी ऑप्शन सही है। हालांकि एक अकेला ये नहीं मिलेगा, इसका मिरर इमेज भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-methyl 2-pentene रिएक्ट्स विद HOCl। 2-methyl 2-pentene, पेंटीन में बच्चों कितने कार्बन आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, है ना। और 2-pentene है तो ये आ गया 2-pentene, और 3-methyl है तो ये आ गया 3-methyl। अब इसमें हम क्या करा रहे हैं? किससे रिएक्शन करा रहे हैं? इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं
HOCl से। और HOCl का मतलब याद है आपको, OH माइनस Cl प्लस, याद है। तो इसमें क्या रूल लगता था, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता था। किसको हम इलेक्ट्रोफाइल देंगे, जिसके पास H ज़्यादा है, तो इसको हम दे देंगे क्लोरीन, और इसको हम क्या दे देंगे, OH। ठीक है, देखो ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या, ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या, ऐसा प्रोडक्ट देखो C दिख रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल लगना है। Next question number 16. Which of the following are formed on addition reaction of DCl with 3-methyl 1-butene? 3-methyl 1-butene. तो ये रहा 3-methyl 1-butene, ये रहा। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, DCl के साथ करा रहे हैं। तो बोलो D किसको मिलेगा, D उसको मिलेगा जिसके पास ज़्यादा है, मार्कोनिकॉफ रूल से, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कार्बोकटायन आएगा, ऐसे रिएक्शन हो जाएगी ना। और अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, भाई कार्बोकटायन बनाए तो रीअरेंजमेंट होगा। और अब कौन हो जाएगा, अब Cl माइनस हो जाएगा। देखो ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या, आंसर सीधे देखो, आंसर क्या है, आंसर डी ऑप्शन है। हाँ डी ऑप्शन वही बना, देख लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। NOBr में क्या होता था, याद है आपको, NO प्लस Br माइनस। ठीक है, तो हम किसको देंगे, NO प्लस, इस वाले को दे देंगे क्योंकि इसके पास H ज़्यादा है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। इसको देंगे NO प्लस और इसको देंगे Br माइनस, मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following is the best reagent to convert 1-methyl cyclohexene, 1-methyl cyclohexene बच्चों ये रहा, into 2-methyl cyclohexanol, 2-methyl cyclohexanol, ये कह रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा, सी ऑप्शन होगा ना, क्योंकि इसमें कैसे होता था, इसमें हाइड्रेशन होता था, और कौन से रूल से होता था, एंटी मार्को से होता था। और एंटी मार्को में हुआ है, देखो H किसको मिला है, H तो इसको मिला है ना, मिथाइल वाले को, मिथाइल वाले को H मिल गया, और इस वाले को क्या मिल गया, OH। तो यहाँ पर तो H कम थे ना, यहाँ पर H कम थे, और इसी को H मिला है, तो कौन सा रूल लगा, एंटी मार्को रूल लग गया। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो एल्काइन का हाइड्रेशन करा रहे हैं। एल्काइन के हाइड्रेशन में क्या रूल होता था कि जहाँ पर कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पर हमें कीटोन बनाना है, वहाँ पर हमें कीटोन बनाना है जहाँ पर कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें बोला आप इस पर कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है या इस पर ज़्यादा स्टेबल है, क्या बोलोगे, इस पर ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, इसके बगल में रेजोनेंस आ रहा है ना, तो इस पर ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ पर कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है वहाँ हम क्या बना देंगे, कीटोन बना देंगे। तो ये कीटोन तो ये बन गया है, ये भी कीटोन बन गया है। और जो दूसरा वाला था उसको हम क्या दे देंगे, 2H दे देंगे, लेकिन यहाँ पर H की बजाय क्या देना है, यहाँ पर हमें D देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा रूल लगा एक्चुअली, जहाँ पर कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पर आपको कार्बोनिल बनाना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। HBr का एडिशन करा रहे हैं, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। ठीक है, तो बोलो H प्लस किस पर अटैक करेगा, क्या लगता है आपको, H प्लस किस पर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा या इधर अटैक करेगा, बोलो। तो H प्लस किस पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पर तो अटैक करेगा। क्या इस ग्रुप का -I स्ट्रॉन्गर है बच्चों, क्योंकि ये Sp है और ये क्या है, ये Sp2 है। किसका -I स्ट्रॉन्गर है, इसका -I ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस तरफ गई होगी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही होगी, तो इसी तरफ H प्लस आएगा। और अगर इस तरफ H प्लस आएगा तो क्या मिलेगा, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और इस प्लस को क्या मिलेगा, Br माइनस, इसी पर अटैक कर देगा। तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में मिल जाएगा बच्चों B ऑप्शन। ठीक है।